हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का चैप्टर, जिसका नाम है वाटर रिलेशन इन प्लांट। तो बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों कोई भी जो प्लांट है उस प्लांट में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यह ट्रांसपोर्टेशन कौन से सबस्टांस का होगा? तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? वाटर का। बच्चों वाटर के अलावा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का। वाटर, मिनरल्स। इसके अलावा बच्चों प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? फूड का। कई बार बच्चों एग्जाम में फूड टर्म का यूज नहीं करते, वो कहता है ऑर्गेनिक सबस्टांस। तो ऑर्गेनिक सबस्टांस का मतलब यहां पर फूड से ही है। एंड हॉर्मोन्स। तो अपन कह सकते हैं कि वाटर, मिनरल्स, फूड एंड हॉर्मोन्स, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये ऐसे सबस्टांस है जिनका बच्चों प्लांट के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्लांट में होने वाला ये जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट में होने वाला ये ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होगा? वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, फूड का होगा एंड हॉर्मोन्स का होगा। ये जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने टाइप का होगा? टू टाइप का होगा। यहां पर फर्स्ट इसका जो टाइप है ये अपने पास में है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये बच्चों अपने पास में क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो टू टाइप का होता है। या तो प्लांट में होगा शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट, या फिर बच्चों प्लांट में होगा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट। याद रखना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों ट्रांसलोकेशन जो है, इस ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो प्लांट है उस प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होगा? वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, फूड का होगा एंड हॉर्मोन्स का होगा। ये बच्चों ऐसे सबस्टांसेस है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और इनका जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। याद रखना बच्चों, ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। ट्रांसलोकेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। आगे देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे आप ये मान के चलो, अपने पास में ये बच्चों यहां पर सेल्स प्रेजेंट है एंड जस्ट लाइक दिस, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये भी यहां पर सेल्स है। ये देखो बच्चों, ऊपर वाली जो तीनों सेल है ये सिमिलर टाइप की होती है। अगर सेल्स जो होती है वो सेल्स सिमिलर टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये बच्चों अपने पास में टिश्यू है। एंड ये जो आप यहां पर सेल्स देख रहे हैं, ये सेल्स भी बच्चों यहां पर कैसी है? टिश्यू है। तो इट इज ए वन टिश्यू। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इसे आप टिश्यू कहते हो। ये बच्चों यहां पर एक टिश्यू हो गया, ये यहां पे दूसरा टिश्यू हो गया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसका मतलब क्या है? जैसे अगर बच्चों कोई भी सबस्टांस जो है वो इस तरीके से मूव करे, मतलब सबस्टांस सेल के अंदर ही मूव कर रहा है, या फिर सबस्टांस जो है वो सबस्टांस एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर रहा है। सो ये भी बच्चों यहां पर क्या है? एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई सबस्टांस इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब
ये बच्चों यहां पर एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू। अगर कोई सबस्टांस एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मूव कर रहा है तो बच्चों ये भी यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी सबस्टांस का एक ही सेल के अंदर मूव करना, या फिर सेल टू सेल मूव करना, या फिर टिश्यू टू टिश्यू मूव करना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो अपन कह सकते हैं इसमें यहां पर जो मूवमेंट होगा, यहां पर जो मूवमेंट ऑफ सबस्टांस होगा ये बच्चों होता है इनसाइड ऑफ सेल। इनसाइड ऑफ सेल मतलब सबस्टांस जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, या फिर आप कह सकते हैं यहां मूवमेंट होगा सेल टू सेल। सबस्टांस एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा, या फिर देखो यहां पर बच्चों क्या है, इट इज ए टिश्यू एंड दिस इज अनदर टिश्यू। तो बच्चों मूवमेंट यहां पर कैसे होगा? ये होगा टिश्यू टू टिश्यू, दिस इज टिश्यू टू टिश्यू। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लांट में जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है बच्चों? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इनसाइड ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं सेल टू सेल, या आप कह सकते हैं टिश्यू टू टिश्यू। ये जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों ये तो हम लोग यहां पे समझ गए कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, मतलब विच मेथड्स या विच टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो अपन कह सकते हैं इट इज अकर्ड थ्रू डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। जो बच्चों डिफ्यूजन है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कोई भी सबस्टांस अगर मूव करे अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही होगा, क्योंकि डिफ्यूजन इज नॉट कैपेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इट्स कैन कैपेबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। समझ रहे बात को? ये यहां पे कंडीशन है। तो बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा क्या? ये बात अपनी यहां पे हो गई। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों बाय साइक्लोसिस भी हो सकता है, मतलब जो साइक्लोसिस है उस साइक्लोसिस के थ्रू भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। अब साइक्लोसिस के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? जैसे ये बच्चों अपने पास में कोई सिंगल सेल है और सेल में ये कौन हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड दिस इज साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म क्या करता है? इस तरीके से रोटेशन करता रहता है। साइटोप्लाज्म इस तरीके से रोटेशन करता है, और साइटोप्लाज्म अगर इस तरीके से रोटेशन करेगा तो उससे क्या होता है? साइटोप्लाज्म का मीडियम जो है वो होमोजेनियस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे शुगर ज्यादा है, कहीं पर एमिनो एसिड ज्यादा है, ऐसी कंडीशन यहां पे होनी नहीं चाहिए, इसलिए यहां पे रोटेशन जरूरी है। एंड द रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये बच्चों यहां पे साइक्लोसिस है। अब जैसे मान लो साइक्लोसिस हो रहा है, तो साइक्लोसिस के अंदर क्या होगा? साइक्लोसिस के अंदर इस तरीके से साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है। अब अगर बच्चों साइटोप्लाज्म इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहां पे कोई पार्टिकल अगर है तो वो पार्टिकल भी बच्चों क्या करेगा? इस तरीके से मूव करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोसिस का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट। अगर बच्चों साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट कर रहा है तो उस साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन देखो बच्चों वो मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर ही होता है। इट मींस ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है एंड साइक्लोसिस से होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अपन ये कह सकते हैं कि साइक्लोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सेल टू सेल होता है? नो, साइक्लोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैसे होता है? इनसाइड ऑफ सेल ही होता है, क्योंकि साइक्लोसिस तो कैरेक्टर ही किसी सेल का है, एक यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड ऑफ सेल, सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, एंड इट इज अकर्ड by diffusion and cyclosis. And you know what is the meaning of cyclosis? The meaning of cyclosis is that rotation of cytoplasm around nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म का रोटेशन है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? साइक्लोसिस कह सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट।
बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। जैसे ये अपने पास में एक सेल प्रेजेंट है, ये बच्चों यहां पर क्या अपने पास में एक सेल प्रेजेंट है। सेल के अंदर ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज रूट, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। तो रूट भी है, स्टेम भी है एंड लीफ भी है। अगर कोई सबस्टांस जो है वो सबस्टांस रूट से स्टेम में जा रहा है या बच्चों स्टेम से लीफ में जा रहा है, तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उन्हें हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसलोकेशन है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम ए ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो अपन कह सकते हैं इसमें जो मूवमेंट होगा, ये बच्चों मूवमेंट कैसे होगा? ये होता है ऑर्गन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन। और बच्चों ऑर्गन टू ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन टू ऑर्गन का मतलब है, जैसे मान लो रूट है, तो रूट से कैसे हो गया? स्टेम के अंदर हो गया। फिर बच्चों स्टेम से कहां हो गया? लीफ में हो गया। तो रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ, रूट स्टेम लीफ, ये सब बच्चों ऑर्गन ही तो है। और अगर ऑर्गन से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। समझ रहे बात को? तो जिस तरीके से आपने पढ़ा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब, उसी तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है ऑर्गन टू ऑर्गन। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। अब बात अपन करते हैं कि साहब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो था वो तो डिफ्यूजन से हो जाता है, वो तो साइक्लोसिस से हो जाता है। तो फिर यहां पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये बच्चों यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो अपन यहां पर देखते हैं। ये होता है बाय वैस्कुलर टिश्यू, बाय वैस्कुलर टिश्यू। एंड वैस्कुलर टिश्यू का मतलब बच्चों यहां पर किससे है? जाइलम एंड फ्लोएम से है, जाइलम एंड फ्लोएम से है। सो वी कैन से दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर responsible for long distance transport. These are responsible for transportation from root to stem, transportation from stem to leaf. इस तरीके से बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। समझ रहे सारी बात को? ये बच्चों अपना यहां पर एक आर्टिकल पूरा हो गया। थोड़ा सा मैं आपको मेमोराइज कर देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का मतलब है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन एंड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसी का भी हो सकता है, वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, किसी का बच्चों ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एंड ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो टाइप का है, या तो बच्चों कौन सा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या फिर कैसे होगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो तो डिफ्यूजन से होगा, साइक्लोसिस से होगा। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये बच्चों ऑर्गन टू ऑर्गन होगा। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके से होगा? इट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेल, या सेल टू सेल, या फिर टिश्यू टू टिश्यू होगा। और जो बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये होगा आपके रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। एंड ट्रांसलोकेशन जो है वो हो किससे सकता है? वैस्कुलर टिश्यू से होता है। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, दीज आर कैपेबल फॉर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू बच्चों ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता। ट्रांसलोकेशन अगर कराना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगा? वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होगा, जाइलम फ्लोएम के थ्रू होगा। ये अपने पास यहां पर एक कंडीशन है। तो बच्चों आगे बात अपन इसमें करते हैं। जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप का है। एक तो यहां पे है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक यहां पर है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो है हमने कहा था कि वो ऑर्गन टू ऑर्गन होता है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड ट्रांसलोकेशन के लिए हम लोगों ने कहा था कि जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर टिश्यू विच कैपेबल फॉर ट्रांसलोकेशन। फिर इसके बाद में आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जैसे ये जो बच्चों होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्शन के बेसिस पर भी टू टाइप का होता है। ये जो बच्चों यहां पे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के बेसिस पर भी टू टाइप का होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बार फिर अपन कह सकते हैं
देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें फर्स्ट टाइप इसका जो है ये बच्चों अपने पास में है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वी कैन से मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। दिस इज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन एंड मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ये बच्चों अपने पास में दो टाइप की कंडीशन है। अब देखो इस यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सुनना बड़े ध्यान से। जैसे अपन कह सकते हैं ये बच्चों इस तरीके से अपने पास एक स्टेम है एंड स्टेम पर दिस इज लीफ, दिस इज लीफ अपने पास में जो कंडीशन है। अब वाटर जो है, इस वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो बच्चों याद रखना वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा होता है रूट से लेकर लीफ की तरफ, रूट से लेकर लीफ की तरफ। मतलब रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करके उस वाटर को ऊपर की तरफ पुश कर देती है, ऊपर की तरफ उसको ट्रांसफर कर देती है। तो देखो बच्चों वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, और वो जो सिंगल डायरेक्शन है, वो सिंगल डायरेक्शन यहां पे कौन सी है, डाउन टू अप। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो है, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ओनली एंड ओनली वाटर का होता है, आई मीन टू से वाटर मिनरल्स का होता है और जाइलम के थ्रू होता है। तो अपन कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जाइलम ट्रांसपोर्टेशन अपन कह सकते हैं, ये जाइलम ट्रांसपोर्टेशन जो है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता किसका है, तो अपन यहां पे कह सकते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है अपने पास में वाटर का, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है अपने पास में मिनरल्स का। तो वाटर का एंड मिनरल्स का ये जो ट्रांसपोर्टेशन है जो जाइलम के थ्रू होगा, वो होगा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों ध्यान रखना यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो, कभी भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो सकती। जैसे अपने पास वाटर है, वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, डाउन टू अप होगा, एक ही डायरेक्शन है। प्लांट में जो वाटर का कंडक्शन है वो लीफ से रूट में कभी नहीं हो सकता, रूट से लेकर लीफ की तरफ ही होता है। फिर अपन यहां पे कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो सिंगल डायरेक्शन में ना होकर मल्टी डायरेक्शन में हो, जस्ट लाइक दिस। ये बच्चों अपने पास में अपन कह सकते हैं लीफ है। तो बच्चों लीफ से फॉर्मेशन किसका होगा, लीफ से फॉर्मेशन होगा फूड का। और ये जो फूड है अपन कह सकते हैं इस तरीके से रूट के पास जाएगा। तो फूड का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, लीफ में। फिर वो जो फूड है हम कह सकते हैं लीफ से ट्रांसफर कहां पे हो गया, रूट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे स्प्रिंग कंडीशन आती है, ऑटम कंडीशन आती है, तो बच्चों ऑटम कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो लीव्स है वो प्लांट की सारी गिर जाती है। या फिर आप कह सकते हो जो पतझड़ आता है, ऑटम सीजन आती है, उस पतझड़ के अंदर क्या होता है, प्लांट की सारी लीव्स नीचे गिर जाती है। अगर बच्चों प्लांट की सारी लीव्स नीचे गिर गई, इसका मतलब वो जो प्लांट है अब वो फूड का फॉर्मेशन कर नहीं पाएगा। अगर वो प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जो फूड स्टोर है अब वो फूड ऊपर की तरफ जाता है और प्लांट में यूटिलाइज होता है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि ऑटम कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऑटम कंडीशन के अंदर ये जो फूड है वो इस तरीके से ट्रांसफर होगा, प्लांट में रूट से स्टेम जाएगा या रूट से बड्स जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की बात अगर अपन यहां पे करें, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की बात अपन यहां पर करें, ये बच्चों होता है फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट
अपन कह सकते हैं किस तरीके से होगा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम के थ्रू मेनली ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, फूड का। और बता चुका हूं मैं आपको, फूड को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से अपन कहेंगे कि मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो होता है ये फ्लोएम के थ्रू होता है, और ये फूड का होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दीज टू टाइप्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पर यहां पे दो टाइप है, यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। समझ रहे बात को? जो बच्चों वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है मल्टी डायरेक्शनल। मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन मेनली जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन बच्चों कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यूनिडायरेक्शनल। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मल्टी डायरेक्शनल। मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, और बच्चों मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। लेकिन मिनरल्स का मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो यूनि होगा। समटाइम्स मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन मल्टी डायरेक्शनल कंडीशन। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद में। हाँ जी, आगे देखते हैं अपन इसके अंदर। अब इसके बाद अपन इस तरीके से कंडीशन यहां पे देख सकते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों डिस्कस करेंगे अपन डिफ्यूजन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, ये अपन यहां पर देखते हैं क्या मतलब है डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन, इसकी हम बच्चों यहां पे कंडीशन देखते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सुनना बड़े ध्यान से बच्चों। डिफ्यूजन की बात अपन यहां पे करें तो डिफ्यूजन का बेसिक मतलब जो है वो आप सबका पढ़ा हुआ है, किसी भी सबस्टेंस का अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जस्ट लाइक दिस। जैसे एक्चुअली डिफ्यूजन का मतलब क्या है, तो बच्चों डिफ्यूजन जो है ये डिफ्यूजन बेसिकली है क्या, तो डिफ्यूजन इज ए मूवमेंट of substances। बच्चों डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट है सबस्टांसेस का। और ये मूवमेंट भी कैसे हो, ये बच्चों मूवमेंट यहां पे होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कुछ नहीं बच्चों, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल जैसे अपने यहां पर इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे बच्चों कोई भी एक रूम है, उस रूम के अंदर क्या किया आपने, उस रूम के अंदर एक कोना है, और रूम के एक कॉर्नर में अगर आप स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, तो परफ्यूम की वो जो फ्रेग्रेंस है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आएगी, और बच्चों पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो जो वहां पे स्प्रे है, वो जो वहां पर फ्रेग्रेंस है, उसका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आना और पूरे रूम में फैल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बच्चों यहां पे डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि कोई भी सबस्टेंस है उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बच्चों यहां पे डिफ्यूजन है। आगे अपन देखते हैं, जैसे सपोज अपने पास में ये बच्चों यहां पर एक कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर, एंड ये कंटेनर जो बच्चों इस तरीके से यहां पर सेपरेट है, यहां पे स्पेस, ये चेंबर ए, दिस इज चेंबर बी, और आपने बच्चों यहां पे इस तरीके से वाटर फिल कर रखा है। ये अपने पास बच्चों यहां पर क्या है, वाटर फिल किया हुआ है इस तरीके से। अब आपने क्या किया, जो बच्चों यहां पर चेंबर ए है, सपोज इस चेंबर ए के अंदर डाल दिया शुगर सॉल्यूशन।
आपने जो बच्चों यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है वो डाल दिया, जो चाशनी होती है शुगर सॉल्यूशन वो आपने डाल दिया किस चेंबर में, वो हमने डाल दिया चेंबर ए के अंदर। तो अब ये जो शुगर का सॉल्यूशन है अगर आपने ए में डाल दिया तो बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, चेंबर ए में शुगर सॉल्यूशन पूरा फैल जाएगा। फिर वो जो शुगर सॉल्यूशन है अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आएगा और चेंबर ए से इस बच्चों चेंबर बी में फैल जाएगा। तो देखो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आपने कहाँ पे डाला, आपने शुगर का जो सॉल्यूशन है वो डाल दिया चेंबर ए के अंदर। तो अगर बच्चों आपने चेंबर ए में शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया, इसका मतलब देखो ए में शुगर सॉल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन में, लेकिन बच्चों धीरे धीरे वो किस तरफ जाएगा, चेंबर बी की तरफ भी जाएगा। और बच्चों अपन कह सकते हैं कि साहब अब यहाँ पर भी क्या आ गया, शुगर सॉल्यूशन आ गया। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है सबस्टांस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना। एक बात अपन यहाँ पे और करना चाहेंगे, जैसे बच्चों डिफ्यूजन में सबस्टांस जो है अगर वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा तो कब तक जाएगा, जब तक जाएगा तब तक दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाए। और अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो अपन यहां पे कह सकते हैं डिफ्यूजन जो है ये डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक सबस्टांस जो है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाए। तो अपन कह सकते हैं इसमें डिफ्यूजन इज अकर्ड टिल इक्विलिब्रियम। बच्चों डिफ्यूजन जो है वो इक्विलिब्रियम तक होता है जब तक कि दोनों तरफ सबस्टांस की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक क्या चलता है, तब तक अपन यहां पे कह सकते हैं डिफ्यूजन चलता है। समझ रहे, ये कंडीशन यहां पे है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि सबस्टांस जो है वो सबस्टांस इस चेंबर ए के अंदर पूरा फैल गया था, फिर बच्चों वो सबस्टांस चेंबर ए से मूव करता है किस तरफ, चेंबर बी की तरफ मूव करता है। तो सबस्टांस अगर चेंबर ए से चेंबर बी की तरफ मूव कर रहा है तो बताओ बच्चों ये ऑटोमेटिक मूव करेगा या आप प्रेशर लगाओगे तब मूव करेगा, ये तो ऑटोमेटिक मूव करेगा। इसका मतलब यहां पर ये है कि सबस्टांस ऑटोमेटिकली मूव्ड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसेस। डिफ्यूजन में सिंपल सबस्टांस ऑटोमेटिक मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर सबस्टांस ऑटोमेटिकली मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब बच्चों आपको यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन कह सकते हैं इसमें कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब ये एक पैसिव प्रोसेस है, दिस इज ए पैसिव प्रोसेस, और ये अपने पास में एक स्लो प्रोसेस है। तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है ये डिफ्यूजन में सबस्टांस ऑटोमेटिक मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन जो है बच्चों अपने पास में कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, सबस्टांस ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी। अगर देखो बच्चों प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव प्रोसेस और एक होती है पैसिव प्रोसेस। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी की नीड नहीं है इसका मतलब वो पैसिव है, और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी की नीड है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो पता है आपको डिफ्यूजन जो है हमने कहा था कि ऑटोमेटिकली होता है, मतलब डिफ्यूजन में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिफ्यूजन जो है बच्चों क्या हो गया, अगर इसमें एनर्जी की नीड नहीं है तो ये पैसिव प्रोसेस है। और जो प्रोसेस बच्चों पैसिव होती है वो स्लो ही होती है, वो धीरे धीरे चलती रहती है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं, एक बच्चों कंडीशन यहां पे आती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है इस डिफ्यूजन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो बच्चों याद रखना डिफ्यूजन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ये होती है प्रेजेंस, ये है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको शो करते हैं डेल्टा जी से। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशन देखते हो किसकी, अगर आप कंडीशन देखते हैं डिफ्यूजन की, तो अपन कह सकते हैं कि साहब डिफ्यूजन के अंदर बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है।
समझ रहे बात को? तो कह सकते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब समस्या ये आती है, प्रॉब्लम आप ये फेस करते हो कि सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो अपन यहां पर देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस, दोनों तरफ कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों आपने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब एक तरफ जो सबस्टांस है वो हाई होना चाहिए, एक तरफ सबस्टांस लो ही होना चाहिए। अगर बच्चों दोनों तरफ सबस्टांस इक्वल अमाउंट में है तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं। तो एक तरफ सबस्टांस हाई हो, एक तरफ सबस्टांस लो हो, जब दोनों तरफ सबस्टांसेस के बीच में डिफरेंस होता है तो ड्यू टू दिस डिफरेंस सबस्टांसेस आर मूव्ड एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड, वी कैन से, ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल अपन एक डायग्राम यहां ले सकते हैं समझने के हिसाब से। ये बच्चों अपने पास इस तरीके से कोई चेंबर है, दिस इज चेंबर ए, दिस इज चेंबर बी। चेंबर ए में मान लो बच्चों सबस्टांस इतना है और चेंबर बी जो है सपोज यहां पे सबस्टांस इतना है। तो देखो सबस्टांस ए, सबस्टांस जो है वो ए में क्या है, हाई कंसंट्रेशन में, और देखो बच्चों ये सबस्टांस बी में क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। तो सबस्टांस कैसे मूव करेगा, सबस्टांस मूव करेगा ए टू बी। समझ रहे हो बात को? फिर देखो बच्चों यहां पर धीरे धीरे जो चेंबर ए में सबस्टांस का लेवल है वो तो रिड्यूस होगा, और चेंबर बी में जो सबस्टांस का लेवल है वो बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस डिफरेंस, ड्यू टू दिस डिफरेंस विच इज कॉल्ड डेल्टा जी। तो बच्चों डेल्टा जी का होना यहां पर जरूरी है, दोनों तरफ सबस्टांस में डिफरेंस जो है इस डिफरेंस का आना जरूरी है। जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक डिफ्यूजन नहीं होगा। तो दिस डिफरेंस इज रिक्वायर्ड एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा जी। धीरे धीरे देखो बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे जो चेंबर ए है यहां पर तो वाटर रिड्यूस होगा और जो चेंबर बी में वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो देखो बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, और जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो गई तो डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। दोनों तरफ कोई डिफरेंस नहीं रहा। अगर बच्चों डिफरेंस जीरो है तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई। और हमने कहा था कि डिफ्यूजन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंस ऑफ डेल्टा जी है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस है। समझ रहे बात को? तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जब होगा तो बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होती रहती है, और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाती है तब डिफ्यूजन रुक जाता है। और बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो कब होती है, जब इक्विलिब्रियम आता है, टिल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहां पे कोई ग्रेडियंट नहीं होता। अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहो इस तरीके से, इस ग्राफ में यहां पे हो अपन यहां पे कह सकते हैं डेल्टा जी, ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो इसमें, तो ग्राफ में यहां पे है टाइम और इस तरफ है डेल्टा जी, डेल्टा जी ड्यूरिंग डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू। तो बताओ बच्चों धीरे धीरे अगर डिफ्यूजन होगा तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो बच्चों धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, और बच्चों डिफ्यूजन यहां पे स्टॉप हो जाता है। समझ रहे? थोड़ा सा बच्चों मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और बच्चों डिफ्यूजन में सबस्टांस मूवमेंट तब तक करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। अगर बच्चों दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, इसका मतलब यहां पे डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। फिर अपन यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफ्यूजन में एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। डिफ्यूजन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, वो तो ऑटोमेटिक चलता है। सबस्टांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होते हैं। तो फिर यहां पर एनर्जी की जरूरत क्या है, यहां बच्चों एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करें अपन फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अरे भाई डिफ्यूजन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सबस्टांस का एक तरफ हाई होना, सबस्टांस का एक तरफ लो होना। ये जो डिफरेंस है ग्रेडियंट का होना डिफ्यूजन की पहली शर्त है। अगर ग्रेडियंट ही नहीं है, सबस्टांस इक्वल अमाउंट में है, तब डिफ्यूजन हो नहीं
पाएगा। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे चलते हैं डिफ्यूजन के अंदर। ओके, आगे देखते हैं इसके बाद में। फिर बच्चों अपन यहां पर इस तरीके से भी यहां कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है, इस डिफ्यूजन में कुछ नए सबस्टांस का मूवमेंट होता है, और सबस्टांस का मूवमेंट अगर होता है, इसका मतलब यहां पे सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो सबस्टांस मूवमेंट फास्ट करेगा, सबस्टांस का मूवमेंट फास्ट होगा तो बच्चों मूवमेंट का नाम ही तो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? डिफ्यूजन के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है या काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है? तो इसका आंसर होगा वी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर डिफ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं। जैसे बच्चों डिफ्यूजन जो होता है, ये डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में होता है या नॉन लिविंग सिस्टम में होता है या दोनों के अंदर होता है? देखते हैं। देखें, जैसे डिफ्यूजन जो है, दिस डिफ्यूजन इज प्रेजेंट इन, डिफ्यूजन इज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जो बच्चों लिविंग सिस्टम है, उस लिविंग सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन प्रेजेंट है। जैसे हम लोग लिविंग सिस्टम है, हम लोग बच्चों हमारे अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे में जो गैस एक्सचेंज है, वो सब किससे होता है? वो सब डिफ्यूजन से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर भी डिफ्यूजन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ये जो डिफ्यूजन है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग सिस्टम। जो बच्चों नॉन लिविंग सिस्टम होगा, उस नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर भी डिफ्यूजन प्रेजेंट होगा। जैसे अभी हमने यहां पर उस कंटेनर की बात की थी, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में, चेंबर ए और चेंबर बी। आपने कहा था कि जो वाटर है या कोई भी सबस्टांस है, वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब यहां पे हुआ कि डिफ्यूजन जो है, उस डिफ्यूजन के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है। जो नॉन लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर भी तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेड, डिफ्यूजन नॉट डिपेंडेड ऑन लिविंग सिस्टम, ऑन लिविंग सिस्टम। बच्चों इस बात का मतलब यह है कि डिफ्यूजन के अंदर लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो नॉन लिविंग सिस्टम है उसके अंदर भी हम कह सकते हैं डिफ्यूजन हो सकता है। तो डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ये कंडीशन यहां पे है। आगे देखते फिर। देखिए, फिर बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन जो है बेसिकली ये बच्चों सारा खेल डेंसिटी का है। अगर आप डेंसिटी के ऑर्डर की बात करो, डेंसिटी ऑर्डर, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। फिर उसके बाद में होता है खेल लिक्विड का, और उससे कम डेंसिटी जो है वो किसकी होती है? गैस की होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अपने पास डेंसिटी ऑर्डर है। लेकिन बच्चों अगर आप डिफ्यूजन ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसमें डिफ्यूजन ऑर्डर की बात करें, तो डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पर गैस में मैक्सिमम, देन आफ्टर लिक्विड, देन आफ्टर सॉलिड। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया किसके? डेंसिटी के। इसका मतलब अगर डेंसिटी हाई होती है तो बच्चों डिफ्यूजन यहां पर क्या होता है? लो होता है। ठीक है, ये कंडीशन यहां पर है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो किस तरीके से अदर फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहता है।
तो बच्चों इसमें हमने यहां पर ये पढ़ा कि डिफ्यूजन के होने के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम बिकॉज डिफ्यूजन इज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग सिस्टम. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम फॉर डिफ्यूजन. एंड द डेंसिटी ऑर्डर जो है ये बच्चों जितना ज्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस, कम हो जाएगा. आगे देखते हैं इसके बाद में. अब बच्चों बात करते हैं पर इसमें फैक्टर्स की. तो फैक्टर्स विच अफेक्ट डिफ्यूजन, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, ये बच्चों बात अपन यहां पे करेंगे. देखिए सबसे पहले बच्चों यहां पे आता है टेम्परेचर. ये यहां पर क्या है, टेम्परेचर है. थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए. टेम्परेचर. देखो बच्चों सारा खेल यहां पर टेम्परेचर का ही है. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को अगर अपन यहां पे इंक्रीज करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. और बच्चों जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही मूवमेंट भी क्या होगा, फास्ट होगा. और मूवमेंट का नाम ही क्या है, डिफ्यूजन है. तो अपन कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए देन डिफ्यूजन इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड. देन डिफ्यूजन जो होगा ये बच्चों डिफ्यूजन भी यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. बात समझ रहे हैं. तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डिफ्यूजन को, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना बच्चों डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा. अगर टेम्परेचर लेस है, रिड्यूस कर दिया गया है, तो बच्चों टेम्परेचर को कम करने से डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा. एक बच्चों क्वेश्चन भी यहां पे अपने आता है प्लांट फिजियो के अंदर कि गर्मियों के अंदर जो बस के टायर वगैरह होते हैं वो ब्रस्ट वो फट जाते हैं. ठीक है, तो वो जो बसों के टायर है वो गर्मियों में क्यों फटते हैं? हालांकि आजकल तो नहीं फटते, बढ़िया कंपनी के टायर आ गए, अगर लोकल टायर है तो फट जाता है. इसका बच्चों रीजन ये है कि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, जिससे उन टायर के अंदर जो गैस प्रेजेंट रहती है, उन गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई टेम्परेचर के होने से ज्यादा हो जाती है. अगर उस गैस के टायर के अंदर, अगर उस टायर के अंदर जो गैस है उसकी बच्चों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो अब वो ज्यादा तेजी से मूवमेंट करते हैं और टायर फाड़ के बाहर निकल जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो बच्चों डिफ्यूजन भी क्या होता है, यहां पर फास्ट होगा. फिर इसके बाद अपन यहां पे कह सकते हैं प्रेशर के बारे में. नेक्स्ट यहां पे कंडीशन कौन सी है, प्रेशर के बारे में. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? बच्चों ऑटोमेटिक सी कंडीशन यहां पे है, प्रेशर को इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन फास्ट होगा, स्लो होगा. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लगने वाला प्रेशर किस डायरेक्शन में है. अगर सबस्टेंस इस तरीके से हाई टू लो जा रहा है और अगर मान लो आप उसी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हो तो सबस्टेंस हाई से लो फास्ट आएगा. लेकिन डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है, अगर आप उसके अपोजिट में प्रेशर लगा रहे हो तो बच्चों धीरे धीरे डिफ्यूजन कम हो जाएगा. जैसे आप इसको से देखो, ये अपने पास कंटेनर है, ये चेंबर ए, चेंबर बी, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायग्राम है डिफ्यूजन को समझने के लिए, क्योंकि बच्चों इस डायग्राम में क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ऐसा कुछ कभी नहीं है. ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिससे कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में समझ सकते हो. जैसे ये बच्चों यहां पर चेंबर ए जो है, सपोज इससे पानी यहां तक भरा हुआ है, बी में पानी यहां तक भरा हुआ है. अब अगर आप प्रेशर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, प्रेशर. मैंने पिस्टन से सपोज यूं यहां पे प्रेशर लगाया तो सबस्टेंस तो पहले भी ए से बी जा रहा था, तो अब ये वाटर क्या होगा, ए से बी फास्टली जाएगा.
इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन अगर मैं यही पिस्टन जो है वो इस तरफ लगा देता हूं, ऐसे अगर मैं पिस्टन यहां लगाता हूं तो सबस्टांस अब जो हाई टू लो जा रहा था बच्चों, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो अब देखो डिफ्यूजन की रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाने पर डिफ्यूजन फास्ट होगा, स्लो होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लगने वाला प्रेशर किस डायरेक्शन में है, वो डिफ्यूजन की डायरेक्शन में है या डिफ्यूजन की अपोजिट डायरेक्शन में है। बच्चों कुछ नहीं कहा जाए तो हम ये मानते हैं कि वो डिफ्यूजन की डायरेक्शन की ही बात कर रहा है। लेकिन आप दिमाग में रखना, अगर बाय चांस क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि अगर डिफ्यूजन के अगेंस्ट अपन प्रेशर को बढ़ाए तो प्रेशर को बढ़ाने पर डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट या स्लो, तब स्लो हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं कहा जाए तो हम ये मानते हैं कि जो लगने वाला प्रेशर है वो डिफ्यूजन की ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन की रेट है वो बच्चों बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ रहे बात को? तो देखो प्रेशर जो है वो भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अगर बच्चों प्रेशर ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, तेजी से होगा। लेकिन याद रखना ये तब होगा जब लगने वाला प्रेशर डिफ्यूजन की डायरेक्शन में है। कुछ नहीं कहा जाए तो हम उसको सेम डायरेक्शन मानते हैं। हाँ, लेकिन अगर बच्चों क्वेश्चन में लिखा हो, अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि जो लगने वाला प्रेशर है वो डिफ्यूजन की अगेंस्ट लग रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर ग्राफ फिर डाउन आ जाएगा। अगर देखते इसके बाद में नेक्स्ट बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ाते हो तो बताओ बच्चों, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस मोटी होती है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? इसको बच्चों आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अपने पास में एक हैंकी, रुमाल जो है वो बच्चों इस तरीके से हैंकी है और आप इस हैंकी के ऊपर इस तरीके से पानी डाल रहे हो तो वो जो वाटर है वो हैंकी को पास करके नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास हैंकी नहीं है, आपके पास में स्वेटर है, स्वेटर मतलब एक थिक लेयर हो गई, तो बताओ बच्चों स्वेटर के होने से, थिक लेयर के होने से अब जो वाटर इसमें से पास होंगे वो फास्टली पास होंगे या आप कह सकते हो स्लोली स्लोली पास होंगे? स्लोली स्लोली पास होंगे, क्योंकि साहब जितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ती है बच्चों उतना ही वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ती है देन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। समझ रहे? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। आगे देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट बच्चों अपन यहां पे इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे विस्कोसिटी की बात करें, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? मैं बताता हूं आपको। जैसे विस्कोसिटी का मतलब क्या है बच्चों? विस्कोसिटी का जो बेसिक मतलब है, विस्कोसिटी का जो बेसिक मतलब है वो यहाँ पे टाइटनेस से है, वो गाढ़ेपन से है, वो टाइटनेस से है। तो बच्चों याद रखना, अगर विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है तो विस्कोसिटी के ज्यादा होने से डिफ्यूजन बच्चों कम हो जाता है। आपके पास में एक बकेट है which full of water and second bucket is full of honey, तो अगर पहली बकेट के अंदर अगर बच्चों वाटर प्रेजेंट है और आप अगर उस बकेट को इस तरीके से गिरा देते हो तो वाटर जाएगा अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर मान लो आपके पास उसी बकेट में वाटर नहीं होता, हनी, शहद होता, तो बच्चों हनी को अगर आप इस तरीके से वाटर में से गिराते तो वो हनी भी जो है एक्चुअली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही जाता। लेकिन देखो बच्चों वाटर जो है वो फास्टली मूव करेगा, हनी जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि बच्चों हनी में टाइटनेस ज्यादा है, क्योंकि हनी जो है उसमें टाइटनेस ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो यहां पर विस्कोसिटी का मतलब टाइटनेस से ही है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें कि अगर विस्कोसिटी बच्चों यहां पे हाई है तो उस सिचुएशन में जो डिफ्यूजन होगा ये बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो बच्चों डिफ्यूजन के
विस्कोसिटी जो है ये बच्चों डिफ्यूजन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे इस तरीके से कि अपने पास में एक तो शुगर सॉल्यूशन है, चाशनी, एक अपने पास में है एक बच्चों अपने पास में है हनी, तो शुगर सॉल्यूशन और हनी को अगर एक साथ हम डिफ्यूजन शो किया जाए तो शुगर सॉल्यूशन जो है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है, हनी का डिफ्यूजन कम होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका बच्चों रीजन विस्कोसिटी होगा, क्योंकि जो हनी है, जो शहद है, वो शहद बच्चों ज्यादा गाढ़ा होता है, वो ज्यादा विस्कस है। अगर वो ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है, तो देखो बच्चों विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। शुगर सॉल्यूशन जो है वो भी ज्यादा होता है, लेकिन हनी के कंपैरिजन में कम विस्कस है, हनी के कंपैरिजन में वो लेस विस्कस है, तो बच्चों उसमें जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। ठीक है, उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? उस हनी के कंपैरिजन में। आगे देखें, एक बच्चों यहां पे आता है, अपन कह सकते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी बात की थी अपन ने, अगर सबस्टांस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो बच्चों जितना सबस्टांस की डेंसिटी ज्यादा होती है उतना ही सबस्टांस में फिर डिफ्यूजन जो है, ये बच्चों डिफ्यूजन भी क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि गैस जिसकी डेंसिटी काफी कम होती है उसका डिफ्यूजन जो है ये काफी ज्यादा होता है। आगे देखते हैं इसके बाद में, एक बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स। बच्चों मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर चार्ज है, अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर बच्चों चार्ज होता है, तो मॉलिक्यूल्स पर चार्ज होने से डिफ्यूजन कम हो जाता है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं, यहां पे डिफ्यूजन जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, डिफ्यूजन इज अफेक्टेड। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे हाई लो नहीं लिखा, क्योंकि अगर सेम चार्ज है तब तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। अगर बच्चों एलिमेंट्स पर, मॉलिक्यूल्स पर डिफरेंट चार्ज है, प्लस माइनस है, तो बच्चों प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तब मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो एक जगह चिपक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है मॉलिक्यूल पर बच्चों वो भी क्या करता है, डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। फिर यहाँ पे है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों इस बात का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल पर की साइज ज्यादा होती है तो डिफ्यूजन जो है, ये डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। भाई आपके पास में 3 बाल्टी है, 3 बकेट है, एक बकेट के अंदर बच्चों हम कह सकते हैं सोइल भरी हुई है, एक बकेट में बच्चों अपने पास में स्टोन्स है, और जो दूसरी बकेट है मान लो बच्चों उसमें वाटर है। ठीक है, सपोज इसमें आप ऐसे मान लो सोइल है बच्चों, एक के अंदर क्या है, आप कह सकते हो स्टोन्स है, 2 ही बाल्टी है। अगर आप इन दोनों में होल कर देते हो तो स्टोन्स धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, मिट्टी जो है वो तेजी से बाहर निकलती है उसके कंपैरिजन के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चों मिट्टी में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका डिफ्यूजन क्या होता है, तेजी से होता है। तो याद रखना कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज होती है तो डिफ्यूजन बच्चों क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। देखें, अगर टेम्परेचर जो है वो बच्चों हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो मूवमेंट भी फास्ट होगा। और बच्चों डिफ्यूजन में होता है तो मूवमेंट है, सबस्टांस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर या कोई मॉलिक्यूल जो है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो भी हाई हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के हाई होने से डिफ्यूजन फिर फास्ट होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज्यादा होती है बच्चों उतना ही डिफ्यूजन क्या होता है, इसके अंदर कम होता है। फिर अपन आगे देखते हैं इसमें विस्कोसिटी। अगर बच्चों विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाए, अगर टाइटनेस ज्यादा है, तो विस्कोसिटी के ज्यादा होने से डिफ्यूजन जो होगा वो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना सबस्टांस टाइट होगा बच्चों उसका डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। अगर आप बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में क्या होगा, अगर बच्चों सबस्टांस की डेंसिटी हाई है, जैसे मान लो अपने पास में सॉलिड है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो सॉलिड की अगर डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसका डिफ्यूजन कम होगा, और गैस की डेंसिटी कम होती है तो बच्चों उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है।
चार्ज जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिफ्यूजन को। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर बच्चों मॉलिक्यूल की जो साइज है, मॉलिक्यूल की साइज अगर बड़ी होती है तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो। अगर मॉलिक्यूल की साइज स्मॉल है तो बच्चों डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस थी अपने डिफ्यूजन के बारे में। दिस इज डिफ्यूजन। हाँ जी, आगे बात अपन इसमें करते हैं। जैसे एक तो बच्चों यहां डिफ्यूजन था, एक नाम यहां पे होता है डिफ्यूजन प्रेशर। दिस इज डिफ्यूजन प्रेशर, इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। देखो बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या है, डीपी का मतलब यहां पर क्या है। एक्चुअली डिफ्यूजन प्रेशर मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों आगे अपने टॉपिक आएगा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। तो डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी पढ़ने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। उसमें डेफिशिएंसी तो बाद की बात है, पहले आपको डिफ्यूजन प्रेशर आना चाहिए। तो देखो बच्चों बात करते हैं पर इसके बारे में। देखें व्हाट इज डीपी, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। कोई भी सबस्टांस हो, डी स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पे सबस्टांस हो, आइए हम देखते बात करते हैं इसकी। अगर सबस्टांस जो है वो सबस्टांस अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो बच्चों सबस्टांस अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाए तो वो हाई टू लो जाकर जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। जैसे ये मान लो बच्चों यहां पर इस तरीके से एक पर्दा लगा हुआ है, एक कपड़ा है, क्लॉथ है, इस तरीके से। अब आपने बच्चों यहां पर क्या किया, ये आपके पास एक पानी की बकेट थी इस तरीके से, यूं, इसमें पानी भरा हुआ था। आपने बच्चों क्या किया, इस पानी की बाल्टी को उस तरीके से गिरा दिया, तो पानी जो है वो जाएगा अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और वाटर अगर हाई टू लो जाएगा तो ये वाटर हाई टू लो जाकर इस पर्दे पर एक प्रेशर लगाता है, और ये जो बच्चों प्रेशर लगा इसे बोलते हैं डिफ्यूजन से क्रिएट होने वाला प्रेशर। इट इज डिफ्यूजन प्रेशर। बात समझ रहे हैं। अगर मान लो मैं वाटर को इस तरीके से फेंकता हूं तो बच्चों वाटर कैसे जाएगा, अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन। अगर वाटर जो है वो अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है तो बच्चों उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर वाटर हाई टू लो तो जाएगा जाएगा, और जो बच्चों प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर। या फिर बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर को समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं, अपने पास एक बैलून होता है, मान लीजिए वी हैव अ बैलून। अगर आप उस बैलून को बच्चों इस तरीके से फुलाते हो तो बच्चों बैलून को फुलाने से क्या होगा कि अपने बॉडी में जो एयर है वो एयर जाती है बैलून के अंदर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब वो अपनी बॉडी की जो एयर है उस बैलून में जाती है तो वो बैलून हाई टू लो जाकर, वो एयर जो है वो एयर हाई टू लो जाकर उस बैलून की जो दीवार है बच्चों वहां पर एक प्रेशर लगाती है, और इस प्रेशर का नाम भी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के टाइम पर जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। हम कह सकते हैं इसमें दिस इज प्रेशर विच क्रिएटेड during diffusion is diffusion pressure। डिफ्यूजन के टाइम पर जो बच्चों प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर की बात अगर अपन यहां पे करें तो देखो बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर जो है ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्वेंट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, सोल्यूट के। इस बात का मतलब बच्चों मेरा यहां पर ये है, अगर सोल्यूट ज्यादा है,
जैसे आपके पास एक पानी की बाल्टी है, अब आपने बच्चों उस पानी के अंदर शुगर जो है वो मिक्स कर दी, तो वाटर में अगर आप शुगर को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन। अगर उस शुगर सॉल्यूशन में आप कंडीशन देखो तो बच्चों शुगर सॉल्यूशन भी हाई टू लो जाएगा, लेकिन वाटर के कंपैरिजन के अंदर शुगर सॉल्यूशन हाई टू लो कंसंट्रेशन स्लो होके जाएगा। कैसे होके जाएगा, स्लो होके जाएगा। इसका मतलब देखो बच्चों क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। जितनी ज्यादा शुगर डालोगे उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतना ही गाढ़ापन ज्यादा होगा, उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं अगर बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर की बात करो तो जितना सोल्यूट ज्यादा होगा, जितना सोल्यूट ज्यादा होता है बच्चों उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। तो अपन कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वाटर और जो सॉल्यूशन है इनका जो बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर है इनमें ज्यादा कौन होगा, तो याद रखना जो वाटर है बच्चों इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें सोल्यूट भी आ चुका है, उसमें सोल्यूट भी आ चुका है। अगर उसमें सोल्यूट भी आ चुका है तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि बच्चों अब उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। ये बच्चों यहां पे अपनी कंडीशन है, समझे, ये कंडीशन यहां पर है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की है डिफ्यूजन के बारे में एंड डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। ये अपना इसमें फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है फर्स्ट लेक्चर को आपने बिल्कुल सही तरीके से एंजॉय किया होगा। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होगा, वाटर का, मिनरल्स का, हार्मोन्स का, फूड का। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप का हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इनसाइड ऑफ सेल, सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू। ये या तो होता है डिफ्यूजन से या बच्चों किससे होता है, साइक्लोसिस से होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक होता है। रूट से स्टेम होता है, स्टेम से लीफ होता है, इस तरीके से। हाँ वो जो है वो बच्चों वेस्कुलर टिश्यू से होता है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम ही कैपेबल है, बिकॉज जाइलम फ्लोएम जो है वो ही कैपेबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ वो मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको, पहले बात की थी अपन ने कि जाइलम फ्लोएम का जो बच्चों ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, टेरिडोफाइटा से हुआ है। मतलब टेरिडोफाइटा जो है वो ट्रांसलोकेशन कर पाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, जिम्नो भी कर सकता है, एंजियो भी कर सकता है। फिर बच्चों हमने किसकी बात की कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम एंड मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। फिर बच्चों डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, वो बातें भी अपन ने की है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट अपना कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों बात की है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन प्रेशर। बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।